डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी आज मेरठ में देश की प्रथम रीजनल रैपिड रेल का करेंगे शुभारंभ। नमो भारत और मेरठ मेट्रो को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। दिल्ली के सराय काले खां के मेरठ के मोदीपुरम तक 82 किलोमीटर लंबा रूट सिर्फ 55 मिनट में तय होगा। सिंगापुर और जापान की यात्रा के लिए आज रवाना होंगे सीएम योगी। 33 ग्लोबल कंपनियों के प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। जापान में हाई स्पीड ट्रेन में यात्रा करेंगे सीएम योगी। आज से आरएसएस सर संघचालक मोहन भागवत का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। भागवत पूर्व सैनिकों से करेंगे संवाद। आरएसएस के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में गढ़वाल मंडल के विभिन्न संगठनों के प्रमुख लोगों को बुलाया गया। कार्यक्रम से मंत्री विधायकों आरएसएस कार्यकर्ताओं को दूर रखे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर का रुख करके, जहां पीएम मोदी आज मेरठ में देश की प्रथम रीजनल रैपिड रेल का करेंगे शुभारंभ। मेट्रो और नमो भारत ट्रेन का करेंगे शुभारंभ। सराय काले खां से मोदीपुरम तक 82 किलोमीटर लंबा रूट, एक पटरी पर दौड़ेगी मेरठ मेट्रो और नमो भारत और मेरठ मेट्रो को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। आपको बता दें, देश की प्रथम रीजनल रैपिड रेल यानी नमो भारत देश की सबसे अत्याधुनिक और तेज मेट्रो आज से दौड़ती हुई दिखाई देगी। आज पीएम मोदी नमो भारत ट्रेन के शेष हिस्से मेरठ साउथ से मोदीपुरम व न्यू अशोकनगर से सराय काले खां तक के लिए व मेरठ मेट्रो का शुभारंभ करेंगे। वह जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। मेरठ में अत्याधुनिक परिवहन प्रणाली का इतिहास बनने का सौभाग्य आया है। देश की प्रथम रीजनल रैपिड रेल यानी नमो भारत देश की सबसे अत्याधुनिक व तेज मेट्रो इस शहर में आज से दौड़ती हुई दिखाई देगी। दोपहर 12:30 बजे पीएम मोदी शताब्दी नगर स्टेशन से नमो भारत और मेरठ मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके पश्चात दोनों नेता मेट्रो रेल में मेरठ साउथ स्टेशन तक सफर करेंगे। यहां से पीएम सड़क मार्ग द्वारा दोपहर 1 बजे मोदी उद्यान स्थित जनसभा स्थल पहुंचेंगे। जनसभा को संबोधित करने से पहले पीएम विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। लगभग 1 घंटे सभा स्थल पर रहने के बाद दोपहर 2:10 पर पीएम मोहिउद्दीनपुर हेलीपैड से हिंडन एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरेंगे। पीएम के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और दिल्ली रोड पर रूट डायवर्जन लागू किया गया है। मेट्रो और रैपिड सेवा शुरू होने से मेरठ और दिल्ली के बीच यात्रा समय काफी कम हो जाएगा, जिसे क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, आज से नमो भारत मेट्रो ट्रेन दौड़ने वाली है, बहुत ही अच्छी पहल की गई है। इसको लेकर और क्या जानकारी है और क्या क्या तैयारियां कर ली गई हैं आज पूरे दिन का कार्यक्रम को लेकर? मनीष, आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है संपर्क टूट गया है। हम दोबारा जुड़ने का कोशिश करेंगे। आपको बता दें, पीएम मोदी आज मेरठ में देश की प्रथम रीजनल रैपिड रेल का शुभारंभ करेंगे। मेट्रो और नमो भारत ट्रेन का शुभारंभ होने जा रहा है। सराय काले खां से मोदीपुरम तक 82 किलोमीटर लंबा ये रूट है। एक पटरी पर दौड़ेगी मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन। नमो भारत और मेरठ मेट्रो का पीएम मोदी हरी झंडी दिखाने वाले हैं आज। एक बार फिर से हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं खबर की जानकारी के साथ। मनीष, आज मेट्रो रैपिड रेल का शुभारंभ होने जा रहा है, ये बहुत ही खुशी की बात है और इसको लेकर क्या जानकारी है, क्या क्या तैयारियां कर ली गई हैं इस कार्यक्रम को लेके? दिल्ली और मेरठ को एक तरह से ट्विन सिटी माना जाता है और दिल्ली और मेरठ के दोनों शहरों में, दिल्ली से मेरठ और मेरठ से दिल्ली, लोगों का काफी आना जाना होता है। तो ऐसे में काफी समय से मांग की जा रही थी कि दिल्ली से मेरठ का सफर जो है
वो काफी लंबा समय लेने वाला होता है। तो इसी को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी की शुरुआत पर नमो भारत की एक परिकल्पना शुरू की गई थी जी। और उसके बाद से आज जो है प्रधानमंत्री नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं और इसकी वजह से कुल 1 घंटे के आसपास का जो सफर है दिल्ली और मेरठ के बीच का वो कम हो जाएगा। प्रधानमंत्री जो मेरठ का जिला प्रशासन है उसने बताया है कि प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और जहां पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर और उनका स्वागत करने के लिए खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी उनके साथ होंगे। उसके बाद दोपहर 12:30 बजे पीएम शताब्दी नगर स्टेशन से नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद जो उनका कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी दोनों एक साथ मेरठ के साउथ स्टेशन तक जाएंगे। वहां से पीएम सड़क मार्ग से मोहिद्दून स्थित जनसभा स्थल के रवाना होंगे जहां उनके दोपहर करीब 1 बजे पहुंचने की उम्मीद है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जो परिकल्पना थी भारत के तमाम शहरों को एक तेज द्रुत गति रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की, वो धीरे धीरे साकार होती नजर आ रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें पीएम मोदी आज मेरठ में देश की पहली रीजनल रैपिड रेल का शुभारंभ करने वाले हैं। मेट्रो और नमो भारत ट्रेन का शुभारंभ आज हो जाएगा और एक पटरी पर अब दौड़ेगी मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन। और अगली खबर का रुख करेंगे जहां ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा और पीएम मोदी के बीच शनिवार को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में बैठक हुई। यह मुलाकात दोनों देशों के बीच व्यापारिक समझौते को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है, जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ, डिफेंस, एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों पर खास फोकस है। भारत और ब्राजील के बीच क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर समझौता हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि यह समझौता मजबूत सप्लाई चेन बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि रक्षा क्षेत्र में भी भारत और ब्राजील के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। यह दोनों देशों के बीच आपसी भरोसे और रणनीतिक समझ का अच्छा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि आगे भी इस फायदे वाली साझेदारी को और मजबूत किया जाएगा। मोदी ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य और दवा क्षेत्र में सहयोग की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। भारत ब्राजील को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता की दवाओं की आपूर्ति बढ़ाने के लिए काम करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग भारत और ब्राजील के रिश्तों की मजबूत नींव है। मोदी ने बताया कि ब्राजील ने भारत को आपदा प्रतिरोधी इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन की सह अध्यक्षता का प्रस्ताव भी दिया है। उन्होंने इस पहल के लिए राष्ट्रपति लूला को बधाई दी और कहा कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में ब्राजील का लंबा अनुभव इस गठबंधन को और मजबूत बनाएगा। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने कहा कि इस देश में छठी बार आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। भारत और ब्राजील की यह मुलाकात बेहद खास है। हम सिर्फ ग्लोबल साउथ की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकतें ही नहीं है, बल्कि यह एक डिजिटल शक्ति और एक नवीनीकरणीय ऊर्जा शक्ति की मुलाकात है। यह समझौता दोनों देशों को कच्चे माल के निर्यातक से आगे बढ़ाकर प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और रिसाइकलिंग में भागीदारी बनाने पर जोर देता है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे सीएम योगी के दौरे को लेकर, जहां सीएम योगी का सिंगापुर और जापान का दौरा। सिंगापुर और जापान की यात्रा के लिए रवाना होंगे सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी का दूसरे कार्यकाल में पहला विदेशी दौरा। 23 और 24 फरवरी को सिंगापुर की यात्रा पर रहेंगे। 25 और 26 फरवरी को जापान यात्रा पर रहेंगे। 33 ग्लोबल कंपनियों के प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। हाई स्पीड ट्रेन में यात्रा करेंगे सीएम योगी। आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी 4 दिवसीय यात्रा के लिए आज सिंगापुर और जापान के लिए रवाना होंगे। वह वहां विधिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश को भारत का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लक्ष्य के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान की 4 दिवसीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। 2017 की म्यांमार यात्रा के बाद वह मुख्यमंत्री का पहला विदेशी दौरा होगा। इसे प्रदेश की निवेश, कूटनीति और औद्योगिक विस्तार की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
23-24 फरवरी को सिंगापुर और 25-26 फरवरी को जापान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री 33 ग्लोबल कंपनियों के प्रतिनिधियों से वो मुलाकात करेंगे। इस यात्रा की खास बात यह होगी कि मुख्यमंत्री G2B बैठकों और राउंड टेबल मीटिंग के जरिए निवेशकों से सीधे संवाद करेंगे। यूपी के सीईओ की तरह वे निवेशकों से प्रदेश के औद्योगिक रोडमैप, नीति स्थिरता और कारोबारी संभावनाओं पर बातचीत करेंगे। प्रवासी भारतीयों और उत्तर प्रदेश वासियों को संबोधित करने के साथ स्कूली बच्चों से भी संवाद करेंगे। जापान की अत्याधुनिक मैग्लेव ट्रेन, जो चुंबकीय शक्ति के सहारे पटरी से ऊपर हवा में तैरते हुए चलती है, सीएम योगी के जापान दौरे का विशेष आकर्षण बनने जा रही है। सीएम अपने जापान प्रवास के दौरान इस हाई स्पीड ट्रेन में 100 किलोमीटर की परीक्षण यात्रा भी करेंगे, जिसमें 50 किलोमीटर जाना और 50 किलोमीटर की वापसी होगी। सीएम की इस यात्रा को उत्तर प्रदेश में आधुनिक परिवहन ढांचे के विस्तार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिन्होंने गत वर्ष सेमिकॉन इंडिया 2025 में कहा था कि ऑयल वाज ब्लैक गोल्ड बट चिप आर डिजिटल डायमंड, और मुझे लगता है कि 21वीं सदी की जो अर्थव्यवस्था है, उसकी सुरक्षा है, वह विकास है, यह चिप आधारित इस तकनीक पर निर्भर कर रही है। और वह विजन भारत के अंदर पहली बार अगर किन्हीं के किसी के मार्गदर्शन में हम सबको, वर्तमान पीढ़ी को देखने को मिल रहा है, तो भारत के विजनरी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण प्राप्त हो रहा है। इसलिए हर भारतवासी, हर उत्तर प्रदेशवासी आपके इस विजन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत सहायता राशि का वितरण किया। इस योजना के माध्यम से लाखों किसान परिवारों को आर्थिक संबल मिला है। लखनऊ में आयोजित सहायता राशि वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के 2,51,000 किसान परिवारों को 285 करोड़ रुपए की फसल क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना किसानों के लिए संकट के समय सुरक्षा कवच के रूप में काम कर रही है। सीएम ने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं या अन्य कारणों से फसल नुकसान होने पर बीमा योजना किसानों को आर्थिक मदद प्रदान करती है, जिससे उन्हें कठिन परिस्थितियों में सहारा मिलता है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अपने फसल का बीमा अवश्य कराएं, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में उन्हें आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। सीएम ने कहा कि यह सहायता राशि अन्नदाता किसानों को मजबूती देने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार का महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश भर के 2,51,000 किसान परिवारों को, जिन्होंने अपनी फसल को अतिवृष्टि के कारण या सूखे के कारण उनकी फसल को नुकसान हुआ, ऐसे 2,51,000 किसान परिवारों को 285 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अभी हम लोगों ने प्रदान किया है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। भागवत का उत्तराखंड दौरा, 2 दिवसीय प्रवास पर देहरादून पहुंचे मोहन भागवत। आरएसएस संघ चालक पूर्व सैनिकों से करेंगे संवाद। आरएसएस के शताब्दी वर्ष के अंतर्गत 2 दिन तक संवाद कार्यक्रम से मंत्री, विधायकों, आरएसएस कार्यकर्ताओं को दूर रखा गया। गढ़वाल मंडल के विभिन्न संगठनों के प्रमुख लोगों को भी बुलाया गया। आपको बता दें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत 2 दिवसीय प्रवास पर शनिवार की देर शाम देहरादून पहुंच गए हैं। आरएसएस के शताब्दी वर्ष के अंतर्गत 2 दिन तक संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। डॉक्टर मोहन भागवत पहले प्रमुख जनों के संवाद में शामिल होंगे, जो आज दोपहर 2 बजे से नींबूवाला स्थित संस्कृति विभाग के ऑडिटोरियम में होगा। इसमें गढ़वाल मंडल के विभिन्न जिलों से विभिन्न संगठनों के प्रमुख लोगों को बुलाया गया है। कार्यक्रम से मंत्री, विधायकों के साथ ही आरएसएस के कार्यकर्ताओं को भी अलग रखा गया है। दूसरे दिन होने वाले संवाद में पूर्व सैनिकों को आमंत्रित किया गया है।
दोनों ही दिन करीब 1,000 लोग कार्यक्रम में शामिल होंगे। शनिवार देर शाम तिलक रोड स्थित जन कल्याण व्यास में डॉक्टर भागवत पहुंचे। रविवार को सुबह जन कल्याण व्यास में ही रहेंगे। दोपहर से कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। आपको बता दें, मोहन भागवत 2 दिवसीय प्रवास पर शनिवार की देर शाम देहरादून पहुंच गए हैं। आरएसएस के शताब्दी वर्ष के अंतर्गत 2 दिन तक संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। डॉक्टर मोहन भागवत पहले प्रमुख जनों के संवाद में शामिल होंगे, जो आज दोपहर 2 बजे से निम्बूवाला स्थित संस्कृति विभाग के ऑडिटोरियम में होगा। इसमें गढ़वाल मंडल के विभिन्न जिलों से विभिन्न संगठनों के प्रमुख लोगों को भी बुलाया गया है। कार्यक्रम से मंत्री विधायकों के साथ ही आरएसएस के कार्यकर्ताओं को भी अलग रखा गया है। दूसरे दिन होने वाले संवाद में पूर्व सैनिकों को आमंत्रित किया गया है। दोनों ही दिन करीब 1,000 लोग कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं शनिवार देर शाम तिलक रोड स्थित जन कल्याण व्यास में डॉक्टर भागवत पहुंचे। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, ये पूरा कार्यक्रम किस उस पे थीम पे हो रहा है और इसको लेकर क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, आज जो मोहन भागवत हैं आरएसएस प्रमुख, वो उत्तराखंड के दौरे में हैं और उत्तराखंड में उनके कई सारे कार्यक्रम है। खासतौर पर अगर बात करें देहरादून की, तो देहरादून में उनके कई सारे कार्यक्रम है। इन कार्यक्रमों में वो मौजूद रहेंगे और वो चर्चा करेंगे। वो जो है वो अलग अलग बैठकें करेंगे। इसमें उनका जो है प्रमुख जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, जो उनसे तो है ही, इसके साथ ही अन्य जो उत्तराखंड में कई ऐसी हस्तियां हैं जिन जो अलग अलग क्षेत्र के हैं, उनसे भी वो मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही वो पत्रकारों से भी मुलाकात करेंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि 2 दिवसीय प्रवास पर देहरादून पहुंच गए हैं मोहन भागवत। आरएसएस सर संघचालक पूर्व सैनिकों से भी संवाद करेंगे। आरएसएस के शताब्दी वर्ष के अंतर्गत 2 दिन तक संवाद कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम से मंत्री विधायकों, आरएसएस कार्यकर्ताओं को दूर रखा गया है। और अगली खबर का रुख करेंगे अजित पवार विमान दुर्घटना के मामले को लेकर, जहां अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत के मामले में रोहित पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नागरिक उड्डयन मंत्री के इस्तीफे और स्वतंत्र जांच की मांग की है। उन्होंने बीएसआर कंपनी, ब्लैक बॉक्स और संभावित साजिश पर सवाल उठाए हैं। गृह मंत्री अमित शाह से भी दखल की अपील की गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत का मामला अब सियासी तूफान बन गया है। एनसीपी के विधायक रोहित पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू को पद से हटाने और पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की है। रोहित पवार ने कहा कि यह हादसा साधारण दुर्घटना नहीं हो सकता और इसकी गहराई से जांच जरूरी है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र की प्रति भेजी है। रोहित पवार ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर आरोप लगाया कि 28 जनवरी की सुबह बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हुए विमान हादसे के पीछे साजिश हो सकती है। इस हादसे में अजित पवार और 4 अन्य लोगों की मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि यह पता लगाना जरूरी है कि मामला राजनीतिक साजिश है या फिर व्यवसायिक साजिश। उनके अनुसार जिस एयर चार्टर अब कंपनी बीएसआर का विमान था, उसके खिलाफ कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। रोहित पवार ने आरोप लगाया कि बीएसआर कंपनी और कुछ प्रभावशाली लोगों के बीच संबंधों की जांच होनी चाहिए। रोहित पवार ने हादसे के ब्लैक बॉक्स को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के समय एक नहीं कई धमाके हुए थे। पत्र में रोहित पवार ने प्रधानमंत्री से अपील की कि अगर निष्पक्ष जांच करनी है तो पहले नागरिक उड्डयन मंत्री से इस्तीफा लिया जाए। और अगली खबर का रुख करेंगे जो कि बोकारो से आ रही है, जहां बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के तुलबुल गांव में बीती रात हाथियों के झुंड ने भारी तबाही मचाई। 5 हाथियों का झुंड गांव में घुस आया और एक घर का दरवाजा तोड़कर अंदर रखे अनाज को पूरी तरह चट कर गया। गनीमत रही कि घर के लोग समय रहते सतर्क हो गए और अपनी जान बचाने के लिए छत पर चढ़ गए, जिससे कोई जानहानि नहीं हुई। लेकिन इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग ने क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया है।
वन विभाग के अधिकारी संदीप शिंदे के अनुसार हाथियों का झुंड फिलहाल लुगु बुरु पहाड़ी पर मौजूद है, जिससे आसपास के गांव में खतरा बना हुआ है। वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है। लोगों से अपील की गई है कि वे शाम और रात के समय घर से बाहर ना निकले। वन विभाग की टीम लगातार हाथियों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुस्तैद है। आपको बता दें, लगातार बोकारो में हाथियों का आतंक जारी है। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के तुलबुल गांव में बीती रात हाथियों के झुंड ने भारी तबाही मचाई। 5 हाथियों का झुंड गांव में घुस आया और एक घर का दरवाजा तोड़कर अंदर रखे अनाज को पूरी तरह चट कर गया। वहीं गनीमत रही कि घर के लोग समय रहते सतर्क हो गए और अपनी जान बचाने के लिए छत पर चढ़ गए, जिससे कोई जानहानि नहीं हुई। लेकिन इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग ने क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। वन विभाग के अधिकारी संदीप शिंदे के अनुसार हाथियों का झुंड फिलहाल लुगु बुरु पहाड़ी पर मौजूद है, जिससे आसपास के गांवों में खतरा बना हुआ है। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां जिले में आदमखोर भेड़िए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। कैसरगंज थाना क्षेत्र के लोनियन पुरवा मंझारा तौकली गांव में आंगन में खेल रहे 5 साल के मासूम पर भेड़िए ने अचानक हमला कर दिया। घटना के वक्त बच्चे की मां कुछ ही दूरी पर मौजूद थी। भेड़िया मासूम को मुंह में दबाकर भागने लगा, जिसे देखकर मां की चीख निकल गई और पूरे गांव में हड़कंप मच गया। मां की चीख सुनकर ग्रामीण लाठी डंडे लेकर मौके पर पहुंचे और शोर मचाते हुए भेड़िए को घेरने की कोशिश की। ग्रामीणों की भीड़ देखकर भेड़िया बच्चे को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। हालांकि इस हमले में मासूम के चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं और वह खून से लथपथ हो गया। घायल बच्चे को तुरंत महाराजा सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उसकी निगरानी कर रही है। बच्चे की हालत गंभीर लेकिन नियंत्रण में बताई जा रही है। लगातार हो रहे भेड़िए के हमले से ग्रामीणों में भारी दहशत है। लोगों का आरोप है कि कई घटनाओं के बावजूद वन विभाग अब तक आदमखोर भेड़िए को पकड़ने में नाकाम रहा। गांव में भय का माहौल है और लोग अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने से डर रहे हैं। और अगली खबर को रुख करेंगे, जहां सरस कॉर्बेट महोत्सव 2026 के दूसरे दिन आयोजित सांस्कृतिक संध्या पूरी तरह संगीत, उत्साह और लोक संस्कृति के रंग में रंगी रही। टकनपुर में सजे भव्य मंच पर देर रात तक गीत संगीत को ऐसी महफिल जमी कि पूरा पंडाल झूम उठा। आकर्षक रोशनी और आधुनिक साउंड इफेक्ट्स के बीच दर्शक लोक धुनों पर थिरकते नजर आए और माहौल गन संगीतमय हो गया। कार्यक्रम की शुरुआत उत्तराखंड के लोकप्रिय हिमनाद बैंड की दमदार प्रस्तुति से की गई। शहरी के नेतृत्व में बैंड ने कुआउनी और गढ़वाली लोकगीतों को आधुनिक संगीत संयोजन के साथ प्रस्तुत कर युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। पारंपरिक धुनों और आधुनिक बीट्स के अनूठे संगम ने पहाड़ की सांस्कृतिक आत्मा को जीवंत कर दिया। हर प्रस्तुति के बाद तालियों की गूंज देर रात तक सुनाई देती रही। स्थानीय लोक गायक हरू जोशी ने भी अपनी भावपूर्ण प्रस्तुति से समा बांध दिया। उनकी सुमधुर आवाज और पहाड़ी अंदाज ने श्रोताओं को लोक संस्कृति से गहराई से जोड़ दिया। इसके बाद मंच पर आई गोविंद खुशी की जोड़ी ने कुआउनी जोड़ा छोड़ा चांचरी और सुपरहिट गीतों की शानदार प्रस्तुति देकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। तू घास काट ली गोविंदी, ओ लाली हो और फ़्वा बगारे जैसे लोकप्रिय गीतों की धुन बजते ही पूरा पंडाल ताल और लय में डूब गया। युवाओं ने खास उत्साह दिखाया और मंच के सामने नृत्य करते नजर आए। महोत्सव की स्टार नाइट में बेबी प्रियंका, इंदर आर्या और श्वेता महारा अपनी प्रस्तुतियों से सुरों का जादू बिखेरेंगे। दर्शकों में इस विशेष संध्या को लेकर जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। लोक संस्कृति, आधुनिक तकनीक और कलाकारों की जोश भरी प्रस्तुतियों ने दूसरी सांस्कृतिक संध्या को यादगार बना दिया है। जगनपुर की यह संगीत भरी रात लंबे समय तक लोगों के दिलों में गूंजती रहेगी।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।